हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 में। जैसा आप लोग देख रहे होंगे, है ना, मैं स्पेशल BSPSCL के लिए, है ना, जो वर्तमान में इसी का एग्जाम होने वाला है, तो इसी के बारे में कुछ हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और कौन सा सब्जेक्ट है? तो इंडियन ज्योग्राफी। किस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करें? तो इंडियन ज्योग्राफी के कुछ, क्योंकि आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा, यहीं से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमको यहीं से, खास करके मैप आधारित, जैसा कल भी हम बताए थे इसके पहले वाला क्लास में, कि मैप का अध्ययन कैसे किया जाए, तो मैप का अध्ययन करवा दिए थे। थोड़ी भी उसी में थोड़ा और बढ़ाते हैं, खास करके कि देखिएगा कि यहाँ पे आपको जो भारत है, जो भारत आपको दिखाई देगा, भारत जो है, ये भारत, सॉरी, ये जो भारत है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे लास्ट पॉइंट, यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट, और ये सबसे लास्ट पॉइंट, और ये सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको पता होगा कि ये, इसको कहते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर ये कितना डिग्री पर है? 97 डिग्री पर है। और ये कितना डिग्री पर है? ये 37 डिग्री पर है। और ये 68 डिग्री पर। और ये कितना डिग्री पर है? ये आपका 8 डिग्री पर, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पर। इस तरह से कल पूरा बताए थे। लेकिन यहाँ पर ये पूछ देगा, ये भारत का उत्तर, ये भारत का दक्षिण, ये भारत का पश्चिम, ये भारत का पूरब। लेकिन ग्लोब में कहाँ पर है ये? ग्लोब में ये भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ पे? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन यहाँ पर बात उठता है कि भारत का ये सबसे ऊपर में जो है अंतिम बिंदु, ये इसका नाम क्या है? भारत में सबसे ऊपरी जो है अंतिम बिंदु, उसका कौन सा जगह, जगह का नाम अगर पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु पर कौन सा जगह का नाम है, कौन सा स्थान है, तब इसको कहते हैं हम लोग इंदिरा कौल। क्या क्या कहते हैं? इसका नाम है बाबू इंदिरा कौल, ठीक है ना। नाम क्या है इसका? तो इंदिरा कौल। नहीं दिखाई दे रहा होगा, दूसरा पे ले लेते हैं, चलिए। इंदिरा कौल, क्या नाम है? इंदिरा कौल। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? नहीं सही से दिख रहा है। और दूसरा पे ले लेते हैं, चलिए रेड पेन ले लेते हैं। रेड पेन तो दिखना चाहिए। रेड पेन आप लोग को दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हटा देते हैं इसको हम। ये है इंदिरा कौल। क्या है? इंदिरा कौल। सबसे उत्तर में कौन है? इंदिरा कौल। सबसे नीचे में अगर बात करेगा, ये जो दिखाई दे रहा है, ये मेन भूमि है ना। मुख, मुख जो है कि भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसको कहते हैं कौन सा? कन्याकुमारी। क्या कहते हैं हम लोग? कन्या, कन्याकुमारी कहाँ है बाबू? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, कन्याकुमारी। यहाँ पर जो है, ये अरुणाचल प्रदेश में पूरब साइड हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है किबूथी। क्या नाम है? किबीथू, ठीक है, किबूथू। और ये सबसे इधर जो लास्ट पॉइंट है पश्चिम साइड में, उसको कहते हैं लोग गुहार मोती। क्या कहते हैं लोग? गुहार मोती। यहां से आपका प्रश्न पूछ लिया है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम बताइए, तो कन्याकुमारी मुख्य भूमि का। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, पश्चिम में गुहार मोती, और पूर्व में विभूति। यहां तक समझ में आ गया होगा। बाकी मैप के बारे में हम लोग बता दिए थे कि भारत का इधर से इधर पूरा का जो लंबाई है, ये है आपका 3214 किलोमीटर। कितना है? 3200। उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है भारत का, 3214 किलोमीटर। और ये जो लंबा, ये जो चौड़ाई है, ये 2900, कितना है? 33 किलोमीटर, ठीक है, 2933 किलोमीटर, है ना। क्लियर बात को? अब हम लोग बात करते हैं आगे कि भारत का एक समय जो कल निर्धारित किए थे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर भारत का क्या करता है, ये भारत का मानक समय रेखा क्या है, मानक समय रेखा। ये कहां से गुजरती है, ये 8 है ना, ये कहां से, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहां से, देखिए यहां से होकर गुजरती है, यहाँ पर इलाहाबाद नैनी है, ठीक है, तो यहां से होकर गुजरेगी, यहां से गुजरेगी, यहां से, ठीक है, यहां से गुजरने के बाद यहाँ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी कि कौन कौन सा राज्य हो गया, तो मध्य प्रदेश, सॉरी यूपी हो गया है ना, यूपी के इलाहाबाद से, फिर उसके बाद एमपी हो गया, एमपी के बाद आपको छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा होगा, छत्तीसगढ़ के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा है, ये उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आपको दिखाई देगा क्या, तो आंध्र प्रदेश है ना, एपी। ये 5 राज्य से होकर हमारा मानक समय रेखा गुजरता है। तो बात को अब बात आती है कि यहाँ ये देखिए, कभी कभी पूछता है कि भारत का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी है ना देशांतरों के बीच कितना घंटा का अंतर है, कितना घंटा का अंतर है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि देखिए, भारत एक ग्लोब पर बताए थे पिछले में, देखिएगा पिछले वीडियो वाला में कि ग्लोब बारे में बताए थे कि भारत ग्लोब पर कहाँ स्थित है। तो अगर एक पूरा ग्लोब को घूमने के लिए पृथ्वी को कितना है ना, अपने अक्ष पर पूरा घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो पृथ्वी को पूरा घूमने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए 24 घंटा का समय लगता है। और ग्लोब का पूरा कितना होता है, 360 कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। यानी कि 360 डिग्री, 360 डिग्री है ना घूमने में कितना लग रहा है, तो आपका लग रहा है 24 घंटा, 24 घंटा लग रहा है। लेकिन हमको घूमना के 68 से 97 तक जाना है, तो 68 से 97 तक जाने के लिए कितना डिग्री का डिस्टेंस, कितना डिग्री दूरी करना पड़ेगा तय। तो ये जो डिग्री में जो दूरी तय करना पड़ेगा वो घटा देंगे, 97 में 67 तो कितना बचेगा, 9 8 17, और ये 8 में 6, मतलब कि 29 लमसम में ये आप कहिएगा तो 30 डिग्री, क्योंकि मिनट को यहाँ पर हम लोग नहीं लिए थे, तो 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ जाने में हमको 30 डिग्री पार करना पड़ेगा। तो यहाँ समझ रहे कि 360 डिग्री और 24 घंटा, तो यहाँ पर 1 डिग्री बराबर 24 बटा 360, ये घंटा है, तो इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 6 चौके 24, यानी कि 4 मिनट। यानी कि कहने का मतलब कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, तो 4 मिनट। तो इसीलिए हमको कितना पार करना है, हमको 30 डिग्री पार करना है। तो 30 डिग्री बराबर कितना, तो 30 डिग्री इक्वल टू 30 गुने 4 कितना, 30 चौके 20, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट को अगर घंटा बदलेंगे तो 2 घंटा, कितना हो जाएगा, 2 घंटा। यानी कितना घंटा का अंतर है, पूर्व पश्चिम से लेकर कितना घंटा का अंतर है, तो 2 घंटा का अंतर है। समझ आए कितना घंटा है, 2 घंटा का अंतर है। आप लोग पढ़े भी होंगे, हो सकता है तो सिर्फ रट लिए होंगे है ना, कि 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा, इस तरह से रटे होंगे। लेकिन आज हम बता दिए कि कितना, कैसे ये 2 घंटा का अंतर है, ठीक है। अब यहीं पर आता है एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का जो जीएमटी से है ना, भारत का समय कितना, समय का कितना घंटा का अंतर है। तो हम बताए थे कि जीएमटी जो होता है आपको 0 डिग्री पे है ना, और उसके पीछे 0 डिग्री के पीछे 180 डिग्री होता है, उसी को जीएमटी कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, जीएमटी कहते हैं। यहां पर देखिएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जीएमटी कहते हैं। तो जीएमटी से भारत का मानक समय 0 डिग्री है ना, और इसके जो भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ, अब भारत जो है कि पूर्व दिशा में है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो जब भी पूर्व की ओर चलेंगे तो समय क्या होता है, बढ़ता है, और पश्चिम की ओर चलेंगे तो क्या होता है, समय घटता है। तो कभी कभी आपको इस तरह से प्लस माइनस रहेगा एक ही अंक, लेकिन प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं है ना, फर्क कर देगा। वहां पर प्लस हो कि माइनस, याद तो किए हुए लेकिन प्लस माइनस ध्यान में नहीं है, तो क्या हुआ, वहां पर कंफ्यूज जैसा ही हुआ वैसा ही रिजल्ट गिरना आपका शुरू हो जाता है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं, सटीक आंसर लगाना है। सटीक आंसर तभी लगेगा जब आप सही ढंग से पढ़े, ठीक है, समझ में आ रहा बात को। यहां से
हमको पूरब की ओर चलना है तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 82.5 डिग्री दूरी तय करना पड़ेगा, है ना। तो 82.5 डिग्री का मतलब कि हम निकाल चुके हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना? 4 मिनट। तो 82 डिग्री इक्वल टू कितना? 82 डिग्री इक्वल टू 82 × 4, 4 दुनिया 8, 8 चौके 32 और 2 4 दुनिया 8, 8 चौके 32, ठीक है, 328 मिनट। और ये ½ डिग्री और बचा है, जबकि जान है कि 1 डिग्री और 4 मिनट, तो ½ डिग्री और कितना? आधा मिनट, सॉरी 2 मिनट। तो इसमें 2 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 330 मिनट। और 330 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो इसको क्या करेंगे? 330 को 60 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा, 6 × 5 = 30 और 3/6 यानी कि एक 5.5 घंटा। कितना हो गया? 5.5 घंटा। यानी कि आप देखिएगा कि जीएमटी से, यानी कि जीएमटी जो गुजारा जाता है वो लंदन से गुजारा जाता है ना। यानी कि लंदन से हमारा समय कितना आगे है? 5.5 घंटे से। ये भी ध्यान दीजिएगा, 2 ऑप्शन रहेगा आपको, -5.5 घंटा, है ना, 5.5 घंटा, और एक रहेगा +5.5 घंटा, ठीक है ना। तो ठीक किसमें लगाना है? आपका जो आंसर होगा +5.5 घंटा। क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्व की दिशा में है, तो जिधर पूर्व रहेगा उधर क्या होता है? प्लस होता है, और पश्चिम की साइड क्या होता है? माइनस होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य पूर्व की ओर ही दिखाई देता, तो सबसे ज्यादा समय उधर ही पहले दिखाई देगा, इसीलिए। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हम लोग कि यहां से एक और प्रश्न पूछा जाता है मैथ से। मैथ से ये प्रश्न पूछा जाता है, मैथ से ये प्रश्न पूछा जाता है कि ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहे कि कौन सा कितने ऐसे राज्य हैं जिनका जिनका क्षेत्र या जिनका एरिया, जो भी कही है ना, 3 देशों से लगती है। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनका, है ना, एरिया जो है कि 3 देशों से लगते हैं? तो मैप में आपको देखना होगा। मैप कल हम बताए थे कि मैप का अध्ययन करना है ना, पूरा हम फिगर बना के दिखाए थे कैसे मैप का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ऊपर में चाइना है, ऊपर में क्या है? चाइना आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चाइना है। यहाँ पर आपको नेपाल दिखाई दे रहा होगा, देश देख लीजिए। इधर आपका अफगानिस्तान दिखाई देगा, है ना, इधर पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, इधर आपका बांग्लादेश दिखाई दे रहा होगा, और इधर म्यांमार दिखाई दे रहा होगा, और एक और है भूटान दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत के स्थलीय क्षेत्र से क्या है? लगते हैं, है ना। 7 ऐसे देश हैं। यहाँ पर देखिएगा कि आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा होगा, है ना, अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा होगा। दूसरे पेरिस ले लेते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है आपको। ये जो अरुणाचल प्रदेश है, आपको लग रहा होगा इधर से ना, एक आपको चाइना से दिखाई दे, चाइना से लग रहा है, एक आपको इधर वाला भी देखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश कैसा है, जो म्यांमार से भी लग रहा है, और एक यहाँ पर जो भूटान है, तो भूटान से भी लग रहा है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश वो किससे किससे लग रहा है? तो भूटान, भूटान, चाइना, और किससे लग रहा है? तो म्यांमार, म्यांमार, भूटान, चाइना और म्यांमार से लग रहा है। यहीं पर एक और देख लीजिए आप, कौन सा? यहीं पर चलिए, सिक्किम, सिक्किम को देखिए, सिक्किम भी आपको लग रहा है किससे? किससे लग रहा है? चाइना हो गया, इधर नेपाल हो गया, और इधर भूटान। यानी कि सिक्किम भी 3 देशों से सीमाएं लगती है, सिक्किम की 3 दिशाओं से लगती है सिक्किम का। तो सिक्किम हो गया, ठीक है। किससे किससे लग रहा है?
ध्यान दीजिएगा, चाइना, नेपाल और भूटान। एक और दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, आपको और दिख रहा होगा, कौन सा, देखिए देखिए सही से, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपको देखिए, है ना, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल भी आपको देखिएगा, इधर बगल में बांग्लादेश है, ठीक है। आप वेस्ट बंगाल ऐसे पूरा देखिए, हरा है ना, पूरा ऐसे से घुस गया ऐसे। यहाँ पर इधर नेपाल है, तो नेपाल से भी लग रहा है, और इधर भूटान से भी लग रहा है। यानी कि वेस्ट बंगाल जो है, किसे किसे लग रहा है, तो वेस्ट बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है, ये सभी से लग रहा है। आगे देखिएगा, एक और है जो केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन है को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश आपका लद्दाख, है ना, लद्दाख। लद्दाख जो है चाइना से भी लग रहा है, इधर अफगानिस्तान से भी लग रहा है, और ये पाकिस्तान से भी लग रहा है। तो एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 देशों से लगती है उसकी सीमाएं, है ना, और बाकी की सीमाएं जो है कि जैसे सिक्किम की सीमाएं 3 देशों से लग रही है, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं, वेस्ट बंगाल की सीमाएं, ये 3 देशों से लगती है। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। बाकी कल जो हम पिछले क्लास लिए थे उसमें सब जो है कि बता दिए थे, प्रत्येक चीज बता दिए थे कि कहां पर कैसे, है ना, राज्यों का अध्ययन करना है, और किन राज्यों की सीमा किस देश के से लगती है, वो आपको देखना काम है। एक चीज हम बता दिए थे कि अरुणाचल प्रदेश से किसका किसका लगता है, ठीक है। अब यहीं पर बात करते हैं, थोड़ी सा चर्चा करते हैं। कर्क रेखा के बारे में भी बता दिए थे कल हम कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। इधर से पूरा पूरा का पूरा यहाँ पर देख लीजिए, मिजोरम से पूरा, है ना, पूरा इस तरह से पूरा इस तरह से, यानी कि गुजरात हो गया, है ना, क्या क्या हो गया, गुजरात, गुजरात, यहाँ पर राजस्थान बहुत कम मात्रा में राजस्थान में लगता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लगता है। कर्क रेखाएं जो गुजरती है मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा गुजरती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पर गुजरती है ना, तो कहाँ से गुजरती है सबसे ज्यादा, तो मध्य प्रदेश से। सबसे कम कहाँ पर है, तो राजस्थान से। यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये 8 राज्यों से होकर क्या हमारे कर्क रेखा गुजर रहे हमारे देश से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बात का। अब यहीं पर देखिए पांडिचेरी के बारे में भी बता दिए थे कि पांडिचेरी का इन राज्यों में उसका विस्तार है ना। देखिएगा कहाँ कहाँ है, तो एक को कहते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए यनम, है ना, देखिए पुदुचेरी है, तब पुदुचेरी के यहाँ पर यनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर देखिएगा ये पुदुचेरी को पुदुचेरी के नाम से, है ना, पांडिचेरी को पुदुचेरी के नाम से यहाँ पर जानते हैं, तमिलनाडु में। और एक और है कराईकल, एक और क्या है, कराईकल, यानी कि पुदुचेरी को पुदुचेरी के नाम से कहा जाता है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ही पुदुचेरी को एक और के क्या, कराईकल। यनम कहाँ पर जानते हैं, आंध्र प्रदेश में। और यहीं पर देखिएगा केरल में हम लोग माहे के नाम से जानते हैं। केरल में किस नाम से जानते हैं पुदुचेरी को, तो माहे। माहे क्या जिला है, तो माहे सबसे छोटा जिला है ना। माहे क्या है, सबसे छोटा जिला भी है ना। और सबसे बड़ा जिला पूछ देगा तो गुजरात का कच्छ है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो गुजरात का क्या यहाँ पर कच्छ होगा, है ना। तो गुजरात का कच्छ है जो सबसे छोटा सबसे बड़ा जिला है। और दूसरा में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो दूसरा में सबसे बड़ा जिला है आपका कौन सा, ले, तुम्हें आ रहा बात को। तो सबसे बड़ा सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। सब कुछ ही सब पॉइंट याद रखिएगा। सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख, और सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका कौन सा, लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका लक्षद्वीप, ठीक है। और सबसे बड़ा बोलेगा तब, सबसे बड़ा बोलेगा तो कौन सा है, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख।
समझा बात को? तो हमको लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पर एक और चीज हम लोग ध्यान देंगे। ध्यान क्या देना है कि समुद्र में भी क्या है, भारत का कुछ ना कुछ भाग पड़ा हुआ है, समुद्र में भी भाग पड़ा हुआ है। हमारा एरिया कुछ समुद्र में भी है, कुछ अरब सागर और कौन सा यहाँ पर हम लोग ध्यान दिए थे। यहाँ पर देखिए, इधर है अंडमान निकोबार, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर देखिएगा लक्षद्वीप है। क्या है, अंडमान निकोबार यहाँ पर है और लक्षद्वीप यहाँ पर है। तो अंडमान निकोबार ये जो है भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है, कन्याकुमारी। ये क्या है, मेन भूमिका है ना, भारत के मेन भूमिका सबसे लास्ट कौन सा है, कन्याकुमारी। लेकिन अगर संपूर्ण भारत की अगर बात करेगा तो सबसे लास्ट जो है बिंदु हमारा कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को और नाम से जानते हैं, कौन सा, पिगमिलियन पॉइंट। क्या कहते हैं हम लोग, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिगमिलियन पॉइंट भी हम लोग इसको कहते हैं। एक और नाम से जानते हैं, कौन सा नाम से, तो पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। ठीक है, ये सभी नाम। तो अगर संपूर्ण भारत का अगर कहेगा ना तो हम लोग क्या कहें, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, इंदिरा पॉइंट जो स्थित है कौन सा पॉइंट, कहाँ पे, तो ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में स्थित है रात को। तो ग्रेट, तो संपूर्ण भारत का कहेगा तो इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का कहेगा सबसे लास्ट बिंदु तो कौन सा है, कन्याकुमारी। तो यहीं पर देखिएगा कि इधर जो है कि कौन सा, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो गया, और इधर मेरा क्या है, इधर अरब सागर। क्या है इधर, इधर अरब सागर। तो समुद्र में भी मेरा कुछ ना कुछ है ना अधिकार दिया गया है। एक समझौता के तहत एक समझौता हुआ था, एक समझौता हुआ था जिसका नाम है, क्या नाम है, अंक्लोज, है ना, UNCLOS, है ना, UNCLOS, अनक्लोज का है ना। एक बैठक हुआ था कब, तो 1994 में। कब हुआ था, 1994 में, 1940। इसमें क्या गया, इसमें इसको अपनाया गया, लेकिन प्रभाव में जो लाया गया, अनक्लोज का जो प्रभाव लाया गया था 1995 में। अब 1995 में प्रभाव में आया। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, कहाँ गया, ये जो है इसका जो बैठक हुआ था 1982 में, सॉरी, इसका बैठक हुआ था 1982 में, बैठक हुआ था ना। अनक्लोज का गठन कहिए, है ना, गठन सीधा सीधी कहिए इसका। अनक्लोज का गठन हुआ था 1982 में, है ना। और इसको प्रभाव में कब आया, प्रभाव में जो आया था ये, रखिए, प्रभाव में आया 1994 में, और भारत इसको कब अपनाया, तो 1995 में। ठीक है, ये ठीक है। तो अनक्लोज का कब हुआ था गठन, 1982। ये याद रखिए, कई बार प्रश्न पूछता है। ये क्यों हुआ था, तो समुद्र में है ना अधिकार को लेकर कि कितनी दूरी तक किसका क्या अधिकार होगा, समझ में आ रहा आपको। तो यहां पर देखिएगा कि जो अनक्लोज का बैठक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो बैठक हुआ था उसमें अधिकार दिया गया, और उसी अधिकार से भारत भी क्या क्या अपनाता है, यहाँ पर फिगर से समझा देते हैं, बहुत बढ़िया से समझिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, हम 3-4 लाइन खींचते हैं। यह स्थल है, ये क्या है, यह स्थल है। इधर क्या है,
ये स्थल इधर है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये पूरा स्थल है, स्थल है पूरा। लेकिन ये देखिएगा भारत का जो होता है टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखाई देता हो, क्या दिखाई देता हो, देखिए यहाँ पर ये है ना, देखिए इधर से देखिए क्या है, ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन दिखाई दे रहा है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा, एक मिनट, ये टेढ़ा मेढ़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस टेढ़ा मेढ़ा से हम लोग दूरी को मापने में हमको दिक्कत होगा, यहीं पर समझाते हैं, ठीक है, यहीं पर आपको हमको समझा देते हैं। ये इस तरह से, इसमें देखिए ये पानी इसमें भी आ रहा है, ये पानी है पूरा ब्लू वाला क्या है, ये पूरा का पूरा पानी है ना, ये पूरा का पूरा पानी, इधर क्या है, मेरा पूरा स्थल है ना, ये पूरा क्या है, मेरा स्थल है, भारत का भाग है ना, ये पूरा पानी है। तो ये जो सीधी रेखा लाइन को हम लोग जो मिला रहे हैं है ना, सीधी रेखा को ऐसे जो मिला रहे सीधी रेखा को, इस रेखा को कहते हैं आधार रेखा। क्या कहते हैं, इस सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, आधार रेखा। यहीं पर आपको दिखा रहे सीधी रेखा को क्या कहते हैं, आधार रेखा। यानी कि ये जो मिला रहे हैं हम लोग इस तरह से, इसको जो मिला रहे हैं इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, आधार रेखा। क्या कहते हैं इसको, आधार रेखा, है ना। और इसके अंदर जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी पानी घुस गया, ठीक है, इसके अंदर कहीं कहीं पानी घुसा हुआ, इसको कहते हैं हम लोग आंतरिक जल रेखा। क्या कहते हैं, आंतरिक जल रेखा, आंतरिक जल, है ना, इसको आंतरिक जल कहते हैं। और यहां से 3 लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसी आधार रेखा से 3 लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा सेम डिस्टेंस पर। ये जो होता है, ये जो डिस्टेंस पर जो खींचा गया लाइन है, ये आपको यहां से खींचा गया है, ये आपको खींचा गया कितना, ये 12 नॉटिकल मील तक, ठीक है। और ये कहां तक है, ये आपका 24 नॉटिकल मील तक। और ये जो है, ये है 200 नॉटिकल मील तक। अब नॉटिकल मील क्या है ना, 12, 24 और 200 नॉटिकल मील क्या है। तो नॉटिकल मील समुद्र में दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग नॉटिकल मील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कहना है कि 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछ चुका है कि 1 नॉटिकल मील इक्वल टू कितना, तो 1.8 किलोमीटर, ठीक है। यहीं पर देखिएगा ये 12 हो गया, ये 24 और ये 200। इसमें अधिकार दिए गए हैं, इसमें क्या दिया, अधिकार, और सबका नाम अलग अलग दिए गए हैं। तो जो 12 नॉटिकल मील है उसको कहते हैं प्रादेशिक सीमाएं। क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमाएं, है ना। ये जो इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमाएं। हम यहाँ पर लाइन कैसे कर देते हैं, प्रादेशिक जल सीमाएं 12 नॉटिकल मील तक हम लोग क्या कहते हैं, प्रादेशिक जल सीमाएं कहते हैं, है ना। इसको टीएस भी कहते हैं, टेरिटोरियल सी, है ना, ठीक है, क्या टेरिटोरियल सी। कभी कभी आपको इस तरह से लिखा मिला टेरिटोरियल सी, ठीक है। यहाँ पर चलिए, ये 24 नॉटिकल मील है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, है ना, अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। अविच्छिन्न मंडल, या इसको एक और नाम जानते हैं संलग्न क्षेत्र, ठीक है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। एक जो ये इसका नाम है ना, इसको हम लोग कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, समझ में आ गया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो यहां से पूछेगा कि 12 नॉटिकल मील कहां से है ना, कहां से उसको क्या नाम कहा जाता है, तो प्रादेशिक जल सीमाएं। या प्रादेशिक जल सीमाएं कहां तक है, कितना दूरी तक है, तो 12 नॉटिकल मील तक। अविच्छिन्न मंडल कितना दूरी तक है, तो 24 नॉटिकल मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 नॉटिकल मील तक। आखिर ये दूरी के हिसाब से जो बांटा गया है, तो इसमें अधिकार भी उसी आधार पर दिया गया होगा। हाँ, तो अधिकार ये यहाँ से यहाँ से कई सारे प्रश्न जो है कि बनते हैं। यहाँ से देखिए प्रादेशिक जल सीमाएं में जो 12 नॉटिकल मील तक, इसमें सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। इसमें जो अधिकार दिए गए हैं सभी प्रकार का, यानी कि भारत जो है कि कुछ भी कर सकता है। भारत क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसमें सभी तरह के काम करने का अधिकार दिया गया है। तो क्या दिया गया, इसमें सभी प्रकार का काम करना,
सभी अधिकार, सभी प्रकार का अधिकार, सभी प्रकार का अधिकार, ठीक है। सभी प्रकार का अधिकार, और अविच्छिन्न मंडल में जो दिया गया है भारत का, वो वित्तीय अधिकार है ना। वित्तीय अधिकार, यहाँ से प्रश्न, वित्तीय अधिकार कितना दूरी तक, 24 नॉटिकल मील में अविच्छिन्न मंडल में वित्तीय अधिकार है। वित्तीय अधिकार हो गया, साफ सफाई करने का अधिकार है ना, ये सभी किसमें दिया गया है, तो 24 नॉटिकल मील में, है ना। समझ आ रहा है बात को, ठीक है। साफ सफाई, वित्तीय अधिकार, सीमा शुल्क एक तरह से कहिए वसूली करने का अधिकार, सब किसमें है, अविच्छिन्न मंडल में। यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई दूसरे पेन से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम इसमें लिख देते हैं, आपको यहाँ पर जो अधिकार दिया गया है, वित्तीय अधिकार, साफ सफाई का अधिकार, साफ सफाई का अधिकार, शुल्क वसूलने का अधिकार, शुल्क वसूलने और शुल्क वसूलने का अधिकार, और क्या दिया गया है, और वित्तीय अधिकार, है ना, वित्तीय अधिकार, सब किसमें दिया गया है, तो 24 नॉटिकल मील में, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। 200 नॉटिकल मील, एक बचा है 200 नॉटिकल मील, तो जिसको कहते हैं इकोनॉमिक, सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो EEZ शॉर्ट में ही आपको लिखा मिलेगा, EEZ, है ना, अनन्य आर्थिक क्षेत्र को कहते हैं हम लोग EEZ, ठीक है। तो EEZ में क्या अधिकार दिया गया, तो भारत में, भारत जो है कि इस क्षेत्र में क्या कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान किसमें करेगा, इसमें, है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों की खोज, नए द्वीपों की खोज, ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों की खोज, ये सभी किसमें कर सकता है, तो ये सभी इस कौन से में, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में, है ना, अनन्य। और इसके बाद एक ये इसके बाद जो होता है, इसको कहते हैं 200 नॉटिकल मील के बाद सभी देशों का समान अधिकार होता है, जिसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उच्च सागर, क्या कहते हैं हम लोग, उच्च सागर। इसके बाद क्या होता है, उच्च सागर है, जिसमें जिसमें सभी देशों को समान अधिकार दिया जाता है ना। यानी कि 200 नॉटिकल मील तक भारत को अधिकार दिया गया कि क्या क्या करना है, समझ गए ना। एक नॉटिकल मील और कितना होता है, तो नॉटिकल मील, है ना, इसलिए उपयोग करते हैं, समुद्र में दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग नॉटिकल मील का उपयोग करते हैं। तो हमको लगता है ये सभी चीजों का आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पढ़ने का तरीका है, हाँ, कैसे मैथ से पढ़ा जा सकता है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो बिजली विभाग से जो वैकेंसी आई है, उसमें खास करके GS का जो पोर्शन है, उसमें ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ज्यादा नंबर का है नहीं। आपका जो ट्रेड वगैरह है, उससे 50 क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाएंगे। तो ये जो पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब मिला के, इकोनॉमी वगैरह मिला के आपको मात्र 10 ही मान चलिए, है ना, 10 नंबर का जो है कि या 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना, 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ज्यादा डिटेल में अध्ययन करना जरूरी नहीं है। ये नहीं कि एकदम पढ़ रहे कमीशन, है ना, UPSC का बुक पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो जितना बता रहे हैं ना, उतना ही काफी है, इतना ही काफी, जितना बता रहे इतना ही काफी है, और इतना ही पढ़ते जाइएगा, इसी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जितना बता रहे उसको पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप को हम लोग चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे, तो अंडमान निकोबार का चर्चा करेंगे। तो हम ये जानते हैं, आप लोग पढ़ने, यहाँ आने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ लिया कीजिए, कुछ ना कुछ पढ़ लेके, अगर पढ़ के आइएगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा।
हाँ ये बुक में लिखा हुआ था, हमको समझ में वहां पर नहीं आया था, लेकिन सर बताए तो समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, है ना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और प्यार से पढ़िए, है ना, चलिए थैंक यू।